हेलो दोस्तों। तो लास्ट एपिसोड में देखा था डीमन कल्ट के बंदे ने यान लोंग की बॉडी को जला दिया था। और जैसे ही यान लोंग की बॉडी जलती है उसकी बॉडी के अंदर से काफी सारे डरावने से तरवार निकलते हैं जो उस डीमन कल्ट के बंदे पे हमला कर देते हैं। लेकिन तभी लूओ की दी बटरफ्लाई बाहर निकलती है जो उन सारे डरावने सरों को खत्म कर देती है। ये देखकर डीमन कल्ट का बंदा कहता है, यान लोंग तुम बिल्कुल बेकार हो, मरने के बाद भी तुम दूसरों के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो। आखिर तुम शांति से मर क्यों नहीं जाती हो? तुम्हारे साथ बिल्कुल सही हुआ, तुम मरने के ही लायक थे। फिर वो लू के बारे में सोचते हुए कहता है, जिन आखिर ये बंदा है कौन, लेकिन इसने मेरी मदद की। क्या ऐसा हो सकता है कि ये भी मेरी तरह किसी डीमन कल्ट से हो? लेकिन मुझे इस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। लेकिन ये बंदा सच में काफी ज्यादा यूजफुल है, हो सकता है कि मैं इसका इस्तेमाल कर पाऊँ। वो भी लू के बारे में सोच रहा होता है कि लू उसके पीछे जाता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है। ये देखकर वो बंदा घबराते हुए कहता है, कौन है? लू कहता है, घबराओ मत, ये मैं हूँ। तुम्हें मेरे बारे में इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और मैं कोई हिडन कार्ड नहीं हूँ। लू को अपने पीछे देखकर वो डीमन कल्ट का बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है और लू से दूर हटकर कहता है, सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फिर वो आगे लू से कहता है, चुयांग ब्रिज के अंदर अब डीमन कल्ट का और कोई स्पाई नहीं छुपा हुआ है, इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है सर। ये सुनकर लू कहता है, सच कहूँ तो मैं भी एक स्पाई हूँ और मैं भी उसी डीमन कल्ट से बिलोंग करता हूँ जिस डीमन कल्ट से तुम आए हो। लेकिन मैं तुम्हारी डीमन कल्ट का कोई हिडन कार्ड नहीं हूँ। असल में मैं सी टावर से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अभी कुछ समय पहले ही सी टावर के लोगों ने मुझे चुयांग ब्रिज के अंदर ट्रांसफर कर दिया ताकि मैं चुयांग ब्रिज के अंदर स्पाई कर सकूं। सी टावर का नाम सुनकर वो डीमन कल्ट का बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है, क्या सी टावर, क्या अभी आपने ग्रेट सी टावर के बारे में कहा? क्या आप ग्रेट सी टावर से बिलोंग करते हैं? फिर हमें सी टावर के बारे में बताया जाता है, वेस्ट सी के मिडल में एक आइलैंड है जिसके ऊपर सी टावर लोकेटेड है। सी टावर के लोग काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो डेवलिश ब्लड को सील करके रखते हैं। और सी टावर के लोग वर्ल्ड के उस साइड के इविल मोस्टर्स को वर्ल्ड के इस साइड आने से रोकते हैं, जिससे कि वर्ल्ड के इस साइड के लोग आराम से रह सकें। और सी टावर एक ऐसी जगह है जहाँ पर काफी सारे लेजेंडरी वॉरियर्स रहते हैं, मतलब सी टावर काफी सारे लेजेंडरी वॉरियर्स का घर है। और सी टावर का मास्टर शू ये, उसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा है कि आखिर वो कैसा दिखता है। और सी टावर का मास्टर शू ये इस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर भी है। डीमन कल्ट का बंदा घबराते हुए अपने मन में कहता है, क्या सच में इस बंदे को सी टावर ने यहाँ पर भेजा है? कोई शक नहीं कि आखिर ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। सी टावर के लोग तो काफी ज्यादा पावरफुल और काफी चालाक होते हैं। फिर वो बंदा घबराते हुए कहता है, सर आप तो काफी ज्यादा पावरफुल हैं। वैसे सीनियर, क्या आपको मेरी कोई मदद चाहिए? अगर आपको मेरी कोई मदद चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। डीमन कल्ट के बंदे को घबराते हुए देखकर लू अपने मन में कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, इन लोगों को बेवकूफ बनाना काफी ज्यादा आसान है। फिर लू उस बंदे से कहता है, सबसे पहले तुम वापस जाओ और अपने हेड से कहो कि वो मुझसे आकर मिले, मुझे उससे कुछ पर्सनली बात करनी है। ये सुनकर डीमन कल्ट का बंदा कहता है, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपकी मदद करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। असल में सच कहूँ तो मैं खुद भी नहीं जानता हूँ कि आखिर मैं अपने हायर से कैसे कांटेक्ट करूँ, इसलिए इस चीज में मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। फिर अचानक से उस बंदे को कुछ याद आता है और वो कहता है, ओ हाँ, अभी मुझे याद आया, उन लोगों ने मुझे यहाँ भेजने से पहले कहा था एक बार जब मैं अपना मिशन कंप्लीट कर लूँ तो मुझे किसी सुयांग नाम के बंदे से मिलना है, वो मुझे होली पाथ के बारे में सिखाएगा। ये सुनकर लू कहता है, ओ तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि जब तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो लोग तुम्हें वापस आने का ऑर्डर देंगे, तभी तुम उन लोगों के पास वापस जा पाओगे। क्यों, मैंने सही कहा ना? फिर लू वहां से जाते हुए कहता है, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मेरी बात याद रखना, जब तुम यहाँ से वापस जाओ तो मुझे भी साथ में वापस लेके जाना। और जहाँ तक बात रही यान लोंग की, तो तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मून वाटर किले में वापस जाने के बाद सभी लोगों से ये कहना कि डीमन कल्ट का रियल स्पाई यान लोंग ही था और तुमने उसे जान से मार दिया। और मुझे नहीं लगता है कि मुझे तुम्हें इसके आगे कुछ भी समझाने की जरूरत है कि आगे तुम्हें क्या करना है, और मैं एक अच्छी खबर आने का इंतजार करूंगा, मेरे पास जल्दी एक अच्छी खबर लेकर आना। वो बंदा कहता है, ठीक है सर, मैं समझ गया, जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। फिर लू वहां से चला जाता है। फिर शिप होता है और हमें लू को दिखाया जाता है जो सीटी बजाते हुए कहीं जा रहा होता है। फिर लू कहता है, अकेले रहना सबसे ज्यादा अच्छा होता है, इन एनपीसीज के बीच में रहकर मुझे कभी भी सेफ महसूस नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कभी भी मेरे पर कोई मुसीबत आ सकती है, इसलिए मैं इन एनपीसी से जितना ज्यादा दूर रहता हूँ मुझे उतना ज्यादा अच्छा लगता है। और जब से मैं इस गेम वर्ल्ड के अंदर आया हूँ तब से मैं इन सारे एनपीसीज के साथ केवल ट्रिक्स खेल रहा हूँ। लेकिन क्या मैं हमेशा अपने शब्दों पर भरोसा कर सकता हूँ? क्या मैं अपने शब्दों पर भरोसा कर सकता हूँ? और मैंने यान को भी अकेला छोड़ दिया है केवल 2 एक्सपीरियंस स्कूल को हासिल करने के लिए, और मैंने क्लेन को भी छोड़ दिया, इसलिए अब मुझे अपने आप को ट्रेन करना होगा जिससे कि मैं अपने आप को इस वर्ल्ड के अंदर जिंदा रख सकूं। क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर काफी सारे बॉस लेवल के एनपीसी थे जो काफी ज्यादा पावरफुल हैं और वो मुझे काफी आसानी से जान से मार सकते हैं। जब तक कि मैं चुयांग विलेज के अंदर हूँ तब तक तो मैं पूरी तरह से सेफ रहूंगा, लेकिन जैसे ही मैं चुयांग विलेज से बाहर निकलूंगा मैं 1 सेकंड के अंदर मारा जाऊंगा। इसीलिए मुझे इस वर्ल्ड के अंदर अपने आप को जिंदा रखने के लिए इस वर्ल्ड की स्टोरी पे रिलाई करना होगा, क्योंकि मुझे इस वर्ल्ड की पूरी स्टोरी के बारे में पता है, इसीलिए मैं उस स्टोरी की मदद से इस वर्ल्ड के अंदर जिंदा रह सकता हूँ। लेकिन यान के बारे में क्या? फिर वो यान के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है कि अगर उसने यान को छोड़ दिया तो यान किसी और के साथ
शादी कर लेगी। इस बारे में सोचकर ही लुओ काफी ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने इन कैरेक्टर्स को हासिल करने के लिए अपना काफी सारा समय और काफी सारे एफर्ट्स लगाए हैं। मैं किसी और को इनके साथ शादी करने नहीं दूंगा। ये सारे कैरेक्टर्स मेरे हैं और हमेशा मेरे ही रहेंगे। फिर वो अपने फेवरेट सिस्टम से कहता है, मेरी सारी फीमेल ऑब्टेन की कैरेक्टर्स की प्रोफाइल को दिखाओ। सिस्टम उसे उसकी सारी ऑब्टेन की गई फीमेल कैरेक्टर्स की प्रोफाइल को दिखाता है। अपनी सारी ऑब्टेन की गई फीमेल कैरेक्टर्स की प्रोफाइल को देखते हुए लुओ चिल्लाकर कहता है, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, इसलिए ये सारे कैरेक्टर्स मेरे होंगे। और वो बीच सड़क में खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगता है और उसी सड़क से दादी और पोती जा रहे होते हैं। लुओ को बीच सड़क में खड़ा होकर हंसते हुए देखकर दादी पोती से कहती है, बेटा देखो, इस तरह के पागल लोगों से दूर रहना, ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, ठीक है। पोती कहती, ठीक है दादी, मैं समझ गई, मैं इस तरह के पागल लोगों से दूर रहूंगी। उन लोगों की बातें सुनकर लुओ अपने मन में कहता है, अरे नहीं, मैं तो भूल गया था कि मैं बीच सड़क में खड़ा हूँ और मैं बीच सड़क में खड़ा होकर पागल की तरह हंस रहा हूँ। इस तरह से तो मैं काफी सारे एनपीसीज का अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूंगा। मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। और लुओ वहाँ से चला जाता है। लुओ चलते चलते एक जगह पे पहुंच जाता है और लुओ उस जगह को देखकर कहता है, आखिरकार मैं पहुंच गया क्रेक टाउन। फिर लुओ क्रेक टाउन के अंदर आ जाता है और वो क्रेक टाउन के अंदर बनी हुई बिल्डिंग्स को देखते हुए कहता है, यहाँ पर तो काफी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। इन बिल्डिंग्स को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं किसी गेम वर्ल्ड के अंदर हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी भी अपने रियल वर्ल्ड के अंदर हूँ। अब मुझे जल्दी से किसी बंदे को ढूंढ लेना चाहिए जो मुझे डायरेक्शन बता पाए कि आखिर मैं कियांग दरमिट के पास कैसे पहुंच पाऊंगा। क्योंकि अगर मैं अपने आप से उसे ढूंढने के लिए निकला तो मुझे काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। उसके बाद ही पता नहीं है कि वो मुझे मिलेगा भी या नहीं। फिर वो एक बंदे से कियांग दरमिट के बारे में पूछ लेता है और वो क्रेक टाउन के अंदर भागते हुए कहता है, सबसे पहले मुझे लेफ्ट टर्न लेना होगा, उसके बाद मुझे एक स्टडी की दुकान को पार करना होगा, उसके बाद मैं उस जगह पे पहुंच जाऊंगा जहाँ पर कियांग दरमिट है। लुओ भी क्रेक टाउन के अंदर भाग ही रहा होता है कि उसके सामने एक बंदा आ जाता है जो लुओ को रोककर उससे कहता है, सर आखिर आप कहाँ जा रहे हैं, मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। मुझे इस क्रेक टाउन के बारे में सब कुछ पता है, मैं इस क्रेक टाउन की हर एक जगह को जानता हूँ। आप मुझसे कुछ भी बोलिए, मैं आपको हर जगह पहुंचा सकता हूँ, वो भी फटाफट। फिर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम डिंग डोंग होता है और ये क्रेक टाउन का ब्रोकर होता है, मतलब घर बेचने वाला। उस बंदे को देखकर लुओ सोच रहा होता है, इसका नाम डिंग डोंग है और ये भी इस गेम के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। क्रेक टाउन के अंदर जो भी प्ले टास्क के लिए आता है, उस टास्क के अंदर ये बंदा तो इन्वॉल्व होता ही होता है। लुओ उस बंदे से कहता है, नहीं, मुझे आपसे किसी जगह के बारे में नहीं पूछना है, लेकिन मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? डिंग डोंग कहता है, हाँ पूछिए, आपको जो भी पूछना है, मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। लुओ डिंग डोंग के कान के पास जाकर कहता है, आज से 20 साल पहले तुम्हारे घुटने में जो चोट लगी थी, क्या वो ठीक हो गई? ये सुनकर डिंग डोंग घबरा जाता है और लुओ से कहता है, सर आखिर आपके कहने का क्या मतलब है? मेरे घुटने तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि मेरा एक पैर दूसरे पैर से थोड़ा छोटा है, क्या आप इसके लिए मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? ये सुनकर लुओ वहां से जाते हुए कहता है, ठीक है, अगर आपको मेरी मदद नहीं चाहिए तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आप अपना बिजनेस कंटिन्यू रखिए, आपको कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। और हाँ, एक और बात, अगर तुम्हें अपने घुटने का इलाज कराना हो तो कुछ समय बाद पीस ऑफ जेट क्लिनिक के अंदर चले जाना, वहाँ के लोग तुम्हारे घुटने के दर्द को ठीक कर देंगे। और वहाँ तभी जाना अगर तुम्हारे घुटने में दर्द हो रहा हो, वरना तुम्हें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, वरना वो तुम्हारे घुटने को सच में तोड़ देंगे। और मेरी बात याद रखना कि मैंने तुमसे क्या कहा है, अगर तुम वहां जाना चाहो तो तुम वहां जा सकते हो। और यही कहने के बाद लुओ वहां से चला जाता है। लुओ की बातें सुनकर डिंग डोंग काफी हैरान हो गया होता है और अपने मन में कहता है, आज से 20 साल पहले एक फाइट के दौरान एक फायर और उसमें मेरे घुटने में चोट लग गई थी। हालांकि मैंने उस चोट को ठीक करवाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो चोट ठीक ही नहीं हुई और समय के साथ मेरा दर्द बढ़ता ही चला गया। लेकिन आखिर इस सब के बारे में इस बंदे को कैसे पता, आखिर ये बंदा है कौन? फिर हमें दूसरी तरफ लुओ को दिखाया जाता है। जब लुओ को समझ में आता है कि उसने डिंग डोंग से क्या कह दिया है तो वो काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है और अपने मन में कहता है, मैं डिंग डोंग के सामने आखिर ये सब बोल क्यों रहा था? मैं बार बार भूल क्यों जाता हूँ कि अब मैं कोई प्लेयर नहीं बल्कि अब मैं इस गेम वर्ल्ड का कैरेक्टर बन चुका हूँ। अगर मैं डिंग डोंग के टास्क को कंप्लीट भी कर देता हूँ तब भी मुझे डिंग डोंग कोई रिवॉर्ड नहीं देने वाला और उल्टा इस तरह से तो मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। फिर लुओ वहाँ से भागते हुए कहता है, सबसे अच्छा ये रहेगा कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाऊँ। और लुओ वहाँ से फुल स्पीड में भाग जाता है। फिर शिप होता है, हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर कियांग द हर्मिट रहता है। लुओ उस जगह पे पहुंच जाता है। एक बंदा लुओ को कियांग द हर्मिट के पास ले जाते हुए कहता है, सर प्लीज इस तरफ आइए, मास्टर इस तरफ आपका इंतजार कर रहे हैं। लुओ उस जगह को देखते हुए कहता है, वाह क्या कमाल की जगह है। चाहे वर्ल्ड कोई भी हो, अमीर लोगों के ठाट ही अलग होते हैं। लुओ की बात सुनकर कोई कहता है, क्या तुम्हें सच में ये जगह पसंद आई? फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है, वो कोई और नहीं बल्कि कियांग द हर्मिट होता है, जिसने उस रोड को लिखा जिसकी मदद से आप अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं। लुओ कियांग द हर्मिट के पास आकर कहता है, आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा मिस्टर कियांग। फिर वो बंदा जो लुओ को वहाँ पर लेकर आया हुआ होता है, वो बंदा कियांग द हर्मिट से कहता है, मास्टर इन सर ने कहा था कि इन्होंने आपसे अपॉइंटमेंट ले रखी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लेकर आ गया। क्या इन्होंने आपसे अपॉइंटमेंट ली थी? कियांग कहता है, हाँ इन्होंने बिल्कुल सही कहा, इन्होंने मुझसे अपॉइंटमेंट ली थी, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर वो बंदा कहता है, ठीक है मास्टर, तो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। और वो बंदा वहाँ से चला जाता है और कियांग के बगल में ही एक बुड्ढा बैठा होता है और उसके साथ ही उसकी बेटी या पोती जो भी हो वो बैठी होती है। काईजी नाम का वो बुड्ढा कहता है, मिस्टर कियांग आखिर ये बंदा कौन है? ये सुनकर कियांग कहता है, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, आप बस अपने काम से काम रखिए। ये सुनकर लुओ थोड़ा सा हंस देता है। लुओ को हंसते हुए देखकर काईजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है
काइजी को गुस्से में देखकर लूगो कहता है माफ करना, मुझे कुछ फनी याद आ गया था इसलिए मुझे हंसी आ गई। ये सुनकर उस काइजी नाम के बुड्ढे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भड़कते हुए कहता है लड़के तुम तो काफी ज्यादा घमंडी हो, तुम बस इंतजार करो मैं तुम्हें देख लूंगा। उस बुड्ढे को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर लूगो घबराते हुए अपने मन में कहता है क्या मैं घमंडी था, लेकिन आखिर मैंने इस बुड्ढे के साथ ऐसा क्या कर दिया जो इसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ही मुझे जान से ही मार देगा, मुझे तो काफी ज्यादा डर लग रहा है अब। उस बुड्ढे को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर कियांग द हेरमिट लूगो से कहता है मिस्टर जिन आपको थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए, आप किसी के भी सामने अपने इमोशंस ऐसे शो नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि सामने वाले को आपके इमोशंस पसंद ना आए और उसे गुस्सा आ जाए, इससे आपके लिए खतरा हो सकता है। वो कहता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। फिर क्या उस बुड्ढे से कहता है और हाँ आप मिस्टर काइजी आप भी थोड़ा रिस्पेक्ट से पेश आइए, आप किसी के सामने ऐसे बिहेव नहीं कर सकते हैं, आप हमारे जैसे यंगस्टर्स के सामने बैठकर ऐसे कैसे बर्ताव कर सकते हैं, इससे हम यंगस्टर्स क्या सीखेंगे। वो काइजी नाम का बुड्ढा अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाकर कहता है मैं आज आपसे खुद मिलने के लिए आया था, लेकिन आपने किसी बाहर वाले को आज मिलने के लिए बुला लिया, कौन है जो यहाँ पर मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है। ये सुनकर कियांग कहता है मुझे मेरी जिम्मेदारी के बारे में अच्छे से पता है, आप लोग मुझसे मिलने के लिए आए और मैं आपसे मिला, लेकिन जिनने भी मुझसे अपॉइंटमेंट लिया था तो फिर आखिर मैं उससे क्यों नहीं मिलूंगा, क्या ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कियांग की बात सुनकर लू अपने मन में सोच रहा होता है अली मैं इस बंदे से बस अभी मिला हूँ, लेकिन इसकी बातें सुनकर लग रहा है कि ये काफी ज्यादा अच्छा बंदा है, ये केवल चेहरे से ही अच्छा नहीं है बल्कि ये दिल से भी काफी ज्यादा अच्छा है, ये एक रियल ब्रदर होने के लायक है। फिर उस काइजी नाम के बुड्ढे के साथ बैठी उसकी बेटी या पोती जो भी कह लो, वो लू से कहती है मिस्टर जिन क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आखिर आप मिस्टर कियांग से मिलने के लिए क्यों आए। और इस लड़की का नाम होंगलिंग होता है। ये सुनकर लू कहता है असल में मैं यहाँ पर मिस्टर कियांग के पास एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ, मुझे मिस्टर कियांग से कैलीग्राफी करवानी थी, मिस्टर कियांग की कैलीग्राफी काफी ज्यादा अच्छी है और वो काफी ज्यादा टैलेंटेड भी है, इसलिए मैं उनके पास एक कैलीग्राफी करवाने के लिए आया था। ये सुनकर कियांग कहता है क्या सच में मिस्टर जिन आपको मेरी कैलीग्राफी इतनी ज्यादा पसंद है, ठीक है तो फिर मैं आपको जरूर अपनी एक कैलीग्राफी गिफ्ट करूंगा। फिर कियांग अपना हाथ हवा में उठाता है और कोई जादू मंत्र करता है जिससे काफी सारी कैलीग्राफी के पेपर उड़ते हुए उसके पास आने लगते हैं। ये देख लू कहता है वाह ये तो कमाल का मैजिक है। और वो काइजी नाम का बुड्ढा कहता है सच में ये सच है, और वो उन स्क्रोल्स को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाता है और वो सारे कैलीग्राफी के स्क्रोल्स कियांग के हाथ में आ जाते हैं और कियांग उन सारे कैलीग्राफी स्क्रोल्स को लू को दे देता है। इतने सारे कैलीग्राफी के स्क्रोल्स को देखकर लू कहता है क्या इतने सारे, क्या सच में आप इतने सारे कैलीग्राफी के स्क्रोल्स मुझे दे रहे हैं। और कियांग को लू को कैलीग्राफी के इतने सारे स्क्रोल्स देते हुए देखकर उस बुड्ढे काइजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कियांग आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरे सामने अच्छा बनने का दिखावा कर रहे हो। मैं तुम्हारे पास आया लेकिन तुमने मुझे एक भी कोरियोग्राफी के स्कूल नहीं दिए और तुमने इस लड़के को कितने सारे स्कूल दे दिए, आखिर लड़का है कौन। क्या तुम कहना चाहते हो कि ये बस एक कोइंसिडेंस है, आज मैं तुमसे मिलने के लिए आया था अपने काम की वजह से, तभी इस लड़के ने भी तुमसे अपॉइंटमेंट लेकर ये यहाँ पर आ गया। कियांग आखिर तुम करना क्या चाहते हो। उसने भी इतना ही कहा होता है कि वो खांसने लगता है। ये देखकर उसकी पोती, हाँ ये कन्फर्म हो गया कि इसकी पोती है, वो कहती है दादाजी क्या ठीक है। फिर वो कियांग से कहती है प्लीज मास्टर कियांग मेरे दादाजी को बचा लीजिए, आपके लिखे गए कोरियोग्राफी के स्कूल ही मेरे दादाजी की हेल्थ को स्टेबल कर सकते हैं और उनकी सोल को हील कर सकते हैं। ये सुनकर कियांग कहता है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये उनका कर्मा है। ये सुनकर वो लड़की होंगली कहती है लेकिन मास्टर कियांग प्लीज मेरे ग्रैंडफादर को बचा लीजिए, अगर आपने मेरे ग्रैंडफादर को नहीं बचाया तो ये कंफर्म मारे जाएंगे। मैं यहाँ अपने साथ fu sheng सी के ट्रेजर्स में से एक ट्रेजर गोल्डन क्रो को अपने साथ लेकर आई थी ताकि मैं आपके स्कूल्स के साथ उस गोल्डन क्रो को एक्सचेंज कर सकूं। क्या इतना भी आपके स्कूल्स के लिए काफी नहीं है। आखिर आप मेरे लिए सारी चीज इतनी ज्यादा मुश्किल क्यों कर रहे हैं, प्लीज मेरी मदद करिए मास्टर कियांग। fu sheng सी के रेड ट्रेजर गोल्डन क्रो के बारे में सुनकर लू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है जब मैं प्लेयर था और इस गेम को खेला करता था तब इस गेम के अंदर fu sheng सी एक ऐसी जगह थी जहाँ पर कोई भी प्लेयर नहीं जा पाता था। मैं तो यहाँ पे बस केवल एक्सपीरियंस स्कोर को लेने के लिए आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी होगी, मुझे इस बारे में पता चल जाएगा। ये मेरे पास एक काफी अच्छा मौका है, मैं इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता हूँ, मुझे वो गोल्डन क्रो चाहिए। फिर वो लड़की होंगलिंग अपने दादाजी से कहती है दादाजी क्या अब आपको अच्छा लग रहा है। वो बुड्ढा काइजी कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, मैं उन सच्चाई के शब्दों के बिना भी और 50 साल तक जिंदा रह सकता हूँ, मेरा fu sheng ट्राइब इतनी आसानी से बर्बाद नहीं होगा। ये सुनकर होंगलिंग कहती है लेकिन दादाजी आपकी इंजरीज। वो बुड्ढा कहता है इसके बारे में भूल जाओ, चलो यहाँ से चलते हैं। वो दोनों अभी जा ही रहे होते हैं कि लू पीछे से कहता है सीनियर रोकिए, मैं आपको इन स्कूल्स में से एक स्कूल दे सकता हूँ। ये सुनकर होंगलिंग कहती है क्या सच में। वो बुड्ढा काइजी होंगलिंग को रोक कर लुगो से कहता है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। लुगो उन स्कूल्स को दिखाते हुए कहता है मैं इन स्कूल्स में से एक स्कूल आपको फ्री में दे सकता हूँ, लेकिन अभी कुछ देर पहले आपने मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ। ये सुनकर वो बुड्ढा काइजी कहता है तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठकर रहम की भीख मांगू। ये सुनकर लुगो कहता है नहीं नहीं, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आपकी माफी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो उस गोल्डन क्रो में इंटरेस्ट है। अगर आप गोल्डन क्रो मुझे देते हैं तो मैं आपको इनमें से एक स्कूल दे दूंगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं सीनियर। वो बुड्ढा काइजी कहता है ठीक है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये गोल्डन क्रो किसको मिलता है,
मुझे बस केवल उन स्क्रॉल से मतलब है। अगर मुझे कोई भी वो स्क्रॉल देगा तो मैं उसे गोल्डन क्रो दे दूंगा। अगर तुम मुझे ये स्क्रॉल देने को तैयार हो तो मैं तुम्हें गोल्डन क्रो दे दूंगा। फिर वो बुड्ढा काईजी अपने पास से गोल्डन एग बाहर निकालता है और वो उस एग को गोल्डन क्रो में बदल देता है। उस गोल्डन क्रो को देखकर लुओ कहता है ये तो थर्ड लेजेंडरी गोल्डन क्रो है। फिर लुओ कियांग से कहता है वैसे मिस्टर कियांग इनके लिए कितने स्क्रॉल्स काफी रहेंगे। ये सुनकर कियांग कहता है बस एक ही काफी होगा, एक ही दे दो। ये सुनकर लुओ होंगलिंग को 2 स्क्रॉल दे देता है और उससे कहता है ये लो, एक तुम्हारे दादाजी के लिए और एक मेरी तरफ से एक्स्ट्रा। होंगलिंग कहती है एक एक्स्ट्रा, लेकिन क्यों? लेकिन लुओ उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है। फिर वो बुड्ढा काईजी लुओ को उस गोल्डन एग को देते हुए कहता है ये लो, आज से ये गोल्डन क्रो तुम्हारा हुआ और लड़के तुम बार्गेनिंग करने में काफी ज्यादा अच्छे हो। फिर होंगलिंग लुओ से कहती है इस गोल्डन एग के अंदर से गोल्डन क्रो को हैच करना काफी ज्यादा मुश्किल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। अगर हम दोबारा नहीं मिलते हैं तो प्लीज आप इस गोल्डन एग का अच्छे से ध्यान रखिएगा। लुओ कहता है इसके बारे में चिंता तुम मत करो, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। फिर वो बुड्ढा काईजी होंगलिंग के हाथ से स्क्रॉल को छीन लेता है और उसे खोलकर देखते हुए कहता है मैं भी तो देखूं जरा कि इसके अंदर क्या ड्रॉ किया गया है। और वो उसके अंदर की ड्राइंग को देखकर खुश हो जाता है। फिर वो होंगलिंग से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, मैं दोबारा कभी भी यहाँ पर वापस आना नहीं चाहूंगा। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद कियांग लुओ से कहता है मिस्टर जिन क्या आपको पता है कि उन स्क्रोल्स का क्या यूज है? ये सुनकर लुओ कहता है हाँ मुझे पता है कि उन स्क्रोल्स का क्या यूज है। उन स्क्रोल्स की मदद से हम अपनी बॉडी और सोल को एक कर सकते हैं। ये सुनकर कियांग कहता है मिस्टर जी मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी मदद को हमेशा याद रखूंगा। ये सुनकर लुओ कहता है तो क्या मिस्टर कियांग आपका मुझे ये स्क्रॉल देने के पीछे आपका कोई अपना मकसद था? ये सुनकर कियांग कहता है सच कहूँ तो मैं उस बुड्ढे काईजी से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। मैं उससे इतनी ज्यादा नफरत करता हूँ कि वो नफरत मेरी कभी खत्म नहीं हो सकती है। ये सुनकर लुओ कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? ऐसा क्या हुआ था आप दोनों के बीच में जो आप उस बुड्ढे काईजी से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं? ये सुनकर कियांग उस मामले को टालते हुए कहता है तुम्हें इस अंडे को हैच करने के लिए किसी ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ एक्सट्रीम लेवल की ठंड पड़ती हो, तभी तुम इस अंडे को हैच कर पाओगे। कियांग की बात सुनकर लुओ अपने मन में कहता है इसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया बल्कि इसने पूरा टॉपिक ही चेंज कर दिया। वैसे ये एनपीसी काफी ज्यादा अच्छा है। मुझे अब काफी ज्यादा पछतावा हो रहा है कि पहले मैंने इसकी फेवरेट को कभी इंक्रीज क्यों नहीं किया। अभी कुछ देर पहले ही मैंने इसकी फेवरेट को इंक्रीज किया, बनना तो ये मुझे जानता भी नहीं था। फिर कियांग लुओ को कुछ चीजें देते हुए कहता है ये लो, ये कुछ मटेरियल्स हैं, इनकी मदद से तुम उस अंडे को प्रोटेक्ट कर सकते हो और ये मैं तुम्हें अपनी तरफ से दे रहा हूँ इसलिए इन्हें रख लो। उन चीजों को देखकर लुओ कहता है आखिर ये क्या है? ये सुनकर कियांग उसे बताता है ये वो सारे मटेरियल्स है जिनकी वजह से तुम उस अंडे को प्रोटेक्ट कर सकते हो। जब तुम उसे किसी ठंडी जगह पे हैच करने के लिए जाओगे तो ये सारी चीजें उस अंडे को प्रोटेक्ट करने में तुम्हारी मदद करेंगी और ये तुम्हें भी प्रोटेक्ट करके रखेंगी। इनकी मदद से उस अंडे के अंदर से गोल्डन क्रो आसानी से हैच हो पाएगा और बिना किसी दिक्कत के। ये सुनकर लुओ उन सारी चीजों को ले लेता है। फिर कियांग कहता है वैसे मिस्टर जिन आप काफी ज्यादा स्मार्ट है, मुझे लगा नहीं था कि आप मेरी कोरियोग्राफी स्किल्स के बारे में पहले से ही जानते होंगे। ये सुनकर लुओ अपने मन में कहता है तो तुमने और मेरे बारे में क्या सोचा था? मुझे इस वर्ल्ड की हर कैरेक्टर के बारे में पता है, फिर मुझे तुम्हारे बारे में क्यों नहीं पता होगा? फिर कियांग कहता है वैसे मिस्टर जिन आपके पास काफी सारी नॉलेज इस वर्ल्ड के बारे में, आपको नहीं लगता है कि आप स्पेशल हैं? ओरिजिनली मैंने बहुत सारे स्क्रोल्स आपको दे दिए थे और मैंने ये भी आप पर ही छोड़ दिया था कि आप उन स्क्रोल्स का क्या करते हैं। अगर आप ये स्क्रोल्स काईजी को फ्री में देते तो मैं आपकी मदद करता फूशिंग किलिंग के साथ अच्छी रिलेशनशिप बनाने में, लेकिन अगर आप वो स्क्रोल्स काईजी के साथ ट्रेड करने की कोशिश करते तो मैं आपकी मदद करता उससे गोल्डन क्रो को हासिल करने में। लेकिन आपने तो मेरी सोच से बिल्कुल अलग ही कर दिया। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था जो आपने किया। आपने तो बिल्कुल बीच का तरीका निकाला। आपने उसके गोल्डन को भी ले लिया और उससे अच्छे रिलेशनशिप भी बना लिए। लुओ उस गोल्डन एग को देखते हुए कहता है मिस्टर कियांग आप मेरी कुछ ज्यादा ही चाट रहे हैं, आपको मेरी इतनी चाटने की जरूरत नहीं है। ये सारे स्कोर्स आपके थे इसलिए मुझे उन्हें ये स्कोर्स देने में कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर ऑल इससे तो मेरा फायदा हुआ, मुझे ये गोल्डन को मिल गया, इससे मेरा कोई नुकसान तो हुआ ही नहीं। और लुओ अपने मन में सोच रहा होता है असल में वो दोनों दादा पोती फूसलिंग क्लेन में काफी ज्यादा फेमस हैं, आगे चल के वो जरूर मेरे काम आएंगे, इसीलिए मैंने उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाए और उन्हें फ्री में एक स्कूल दे दिया। फिर लुओ तो उस गोल्डन एग को देखते देखते एक आइडिया आता है और वो कहता है मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, जब तक ये गोल्डन एग हैच नहीं होता है तब तक मैं इस गोल्डन एग का इस्तेमाल हॉट वाटर बोतल की तरह कर सकता हूँ पानी को गर्म करने के लिए, क्योंकि ये गोल्डन एग काफी ज्यादा गर्म है। फिर कियांग लुओ से कहता है वैसे पहले मैंने आपके बारे में सोचा था कि आप काफी ज्यादा लालची हैं और आप बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं, लेकिन अभी आपने जो किया उसे देखने के बाद तो मेरा आपके प्रति पूरा नजरिया ही बदल गया। आपने न केवल उनकी मदद की बल्कि अपना फायदा भी निकाल लिया। ये सुनकर लुओ अपने मन में कहता है तो क्या यही फायदा होता है मैक्स लेवल की फेवरेट होने का? और कियांग इसी तरह से लगातार लुओ की तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ करता जा रहा होता है, जिससे लुओ का दिमाग खराब हो जाता है और वो चिल्लाते हुए अपने मन में कहता है आखिर ये क्या हो रहा है? इस बंदे ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। इतनी तारीफ किसको सुननी है, बस चुप हो जा। और कियांग की लगातार बकवास को सुनकर लुओ अपनी जगह से खड़ा होकर कियांग से कहता है मेरे कपड़े काफी ज्यादा गंदे हुए हैं और मुझे लगता है कि जल्दी बारिश होने वाली है, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहूंगा ताकि मैं जल्दी जाकर अपने कपड़े चेंज कर लूँ। ये सुनकर कियांग आसमान की तरफ देखते हुए कहता है
लेकिन आसमान तो पूरी तरह से साफ है, मुझे नहीं लगता है कि बारिश होगी। लेकिन लूगा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है और वहां से भाग जाता है। लूगा को वहां से आते जाते हुए देखकर पहले तो कियांग हैरान हो जाता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है, भाग्य किसी कंट्रोल में नहीं है, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। फिर वो अपने ब्रश को उठाकर एक लाइन लिखता है। बर्ड्स स्कीमिंग अक्रॉसिंग स्नो एंड ड्रीमिंग बटरफ्लाईज। फिर हमें चुंगयांग विलेज को दिखाया जाता है। लूगा चुंगयांग विलेज में वापस आ जाता है और अपने घर में जाते हुए खुशी से अपने मन में कहता है, आखिरकार मुझे एक्सप्रेस स्कोर मिल गई और साथ में मुझे एक पैड भी मिल गया। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी होगी कि मुझे फ्री में पैड भी मिल जाएगा। लेकिन रुको, मैं कुछ तो बोल रहा हूँ, आखिर मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर उसे यान यान और रोंग रोंग के बारे में याद आता है और वो अपने मन में कहता है, अरे नहीं यार, मैं उनके बारे में कैसे भूल गया। मैंने उन लोगों को जीता है और उनके करेक्टर कार्ड को भी ऑब्टेन किया, आखिर मैं उनके बारे में कैसे भूल सकता हूँ। फिर लूगा गहरी सांस लेता है और फुल जोश में आकर अपने घर का दरवाजा खोलता है और वो जैसी दरवाजा खोलता है उसके सामने रोगन को दिखाई देती है। रोगन को देखकर लूगा अपने मन में कहता है, वाह क्या बात है, इस गेम की 3 सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक मेरे सामने खड़ी है। और इसे देख के लगता है कि इसमें चुंगयांग विलेज के मामले का कोई फर्क नहीं पड़ा है, लगता है इसे चुंगयांग विलेज के मामले से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है स्टोरी के हिसाब से चुंगयांग विलेज के अंदर इस डीमन कल्ट के स्पाई का मामला निपटाने के बाद जब ये मून वोटर क्लैन में वापस जाती है तो इसे मून वोटर क्लैन का हेड बना दिया जाता है। इसका मतलब है कि जब ये मून वोटर क्लैन में वापस जाएगी तो ये मून वोटर क्लैन की हेड बन जाएगी। और लूगा को अपने सामने इतने लंबे समय बाद देखकर रोगन रोने लगती है और लूगा को देखकर अपने मन में कहती है, जी आखिर तुम्हें इन 3 सालों में क्या हो गया, तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल इतना ज्यादा गिर के बेस्ट लेवल पर कैसे आ गया। तुम तो पहले काफी ताकतवर हुआ करते थे, लेकिन अब देखो तुम क्या बन गए हो। तुमने मुझे दिखाया कि ये वर्ल्ड कितना ज्यादा खूबसूरत है, तुमने मुझे दुनिया में अच्छे से चलना सिखाया और तुम्हारी वजह से ही मैं अपनी आजादी को हासिल कर पाई। लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, तुमने तो अपना सब कुछ खो दिया। फिर लूगा रोंगरोंग को देखकर कहता है, रोंगरोंग उस बारे में, रोंगरोंग मैं इस बार तुम्हें जरूर बचाऊंगा, पिछली बार तुम्हारे साथ जो हुआ था वो इस बार मैं नहीं होने दूंगा। फिर रोंगरोंग सीधा आकर लूगा के गले लग जाती है और लूगा से कहती है, जिन तुम्हें मून वोटर क्लैन में मेरे साथ वापस चलना होगा और वापस चल के मेरे साथ शादी करनी होगी। एक बार हम लोग मून वोटर क्लैन में वापस चले जाए, फिर मैं किसी ऐसे तरीके को ढूंढूंगी जिसकी मदद से मैं तुम्हारी सारी खोई हुई स्किल्स को रिस्टोर कर पाऊं और तुम्हारे दर्द को कम कर पाऊं। प्लीज मुझे अपनी मदद करने दो। मैं तुम्हारी हूँ। फिर वो आगे शर्माते हुए कहती है, मेरा हार्ट और मेरी बॉडी सब तुम्हारा है जिन। ये सुनकर जिन कहता है, क्या? और वो अपने मन में कहता है, क्या ये मुझे ऑफर दे रही है? आखिर मैं इस चीज को ना कैसे कह सकता हूँ। मैं 19 साल का हो चुका हूँ और आज तक मैंने किसी लड़की को टच तक नहीं किया, आखिर मैं इस चीज को ना कैसे कह सकता हूँ। ये सोचने के बाद लूगा कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर रोंगरोंग वापस से लूगा के गले लग जाती है और उससे कहती है, मैं समझ गई, मैं सब कुछ समझ गई कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, प्लीज मुझे भी अपना बोझ शेयर करने दो। ये सुनकर लूगा कहता है, नहीं तुम नहीं समझी हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर अचानक से लूगा कुछ याद आता है और वो कहता है, 1 मिनट रुको, तुमने क्या कहा, तुम क्या समझ गई हो? फिर लूगा रोंगरोंग को अपने आप से दूर करके कहता है, रोंगरोंग रुको, मेरी बात सुनो। वो दोनों भी बात कर ही रहे होते हैं कि वहां पर यान यान आ जाती है और वो कहती है, ब्रदर जी मैं आपके खाने के लिए कुछ लाई हूँ। लेकिन वो जैसे सामने नजरा देखती है, वो सामने का नजरा देखकर जम जाती है और उसके हाथ से प्लेट भी नीचे गिर जाती है। आवाज सुनकर दोनों उस तरफ देखते हैं। यान यान को वहां पर देखकर लूगा कहता है, यान यान मेरी बात सुनो, तुम जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे समझाने का मौका दो। लूगा को यान यान के साथ ऐसे बात करते हुए देखकर रोंगरोंग अपने मन में कहती है, आखिर ये क्या हो रहा है, लूगा उसके साथ ऐसे बात क्यों कर रहा है, क्या एक टीचर अपने स्टूडेंट के साथ ऐसी बात करता है? और लूगा अपने मन में कहता है, अरे यार अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि मैं क्या कर रहा था। यानियन कहती है, ब्रदर जी ने आपको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गई कि आप क्या कहना चाहते हैं। ये सुनकर लूगा उसके पास आकर उसके आंसुओं को पहुंचते हुए कहता है, यानियन क्या हुआ, क्या बात है, आखिर तुम रो क्यों रही हो, क्या तुम उदास हो? चिंता मत करो, मैं तुमसे जो वादा किया था मैं उस वादे को कभी भी नहीं तोड़ूंगा, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? ये सुनकर यानियन कहती है, नहीं ब्रदर जी मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आपने मुझसे जो वादा किया आप उस वादे को कभी भी नहीं तोड़ेंगे और मैं बस थोड़ी सी उदास हूँ, बस थोड़ी सी। ये सुनकर लूगा कहता है, मैं समझ गया कि तुम क्या सोच रही हो, तुम ये सोच रही हो ना कि रोंगरोंग के साथ मेरा क्या रिश्ता है, क्यों मैंने सही कहा ना? ये सुनकर यानियन कहती है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा और मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाई थी। वो दोनों अभी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि रोंगरोंग वहां पर आकर कहती है, ए छोटी लड़की, क्या तुम अपने टीचर को पसंद करती हो? ये सुनकर यानियन चिल्लाती हुई कहती है, नहीं मैं अपने टीचर को पसंद नहीं करती हूँ। और अपने मन में कहती है, हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं अपने टीचर को पसंद नहीं करती हूँ बल्कि मैं अपने टीचर से प्यार करती हूँ। ये सुनकर रोंगरोंग कहती है, ये तो अच्छी बात है क्योंकि तुम्हारे टीचर को मैं पसंद करती हूँ। ये सुनकर यानियन कहती है, तो क्या इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है कि आप किसे पसंद करती हैं? ये सुनकर रोंगरोंग कहती है, तुम मुझे मिसेस जिन को, समझ में आया तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हारे टीचर की होने वाली बीवी हूँ। ये सुनकर यानियन चिल्लाती हुए कहती है, अभी आपने ब्रदर जिन से शादी नहीं की है, फिर आखिर मैं आपको मिसेस जिन क्यों कहूँ? ये सुनकर रोंगरोंग कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इस बात में सेंस बनता है, लेकिन तुम भी तो काफी देर से जिन को उसके नाम से बुला रही हो। जिन तुम्हारा टीचर है, फिर आखिर तुम उसे उसके नाम से कैसे बुला सकती हो? तुम्हें तो जिन को टीचर कहना चाहिए। चलो जिन को टीचर कह के दिखाओ।
ये सुनकर यान यहाँ रोने लगती है। उसका मन तो नहीं होता है जिनको टीचर कहने का, लेकिन से रोते रोते जिनको टीचर कहना पड़ता है। यान के मुंह से टीचर सुन के लू एक चैन की सांस लेता है। फिर रोंग लू के पास आकर कहती है, आखिर तुमने इन 3 सालों में कितनी लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। मैं मानती हूँ कि तुम्हें इस विलेज के अंदर आए हुए बस अभी 1 ही महीना हुआ है, और जब तुम इस विलेज के अंदर आए थे तुम काफी ज्यादा घायल थे, और तुम्हें इस विलेज के अंदर एक लड़की ही लेकर आई थी, और अभी तुम्हें बस 1 ही महीना हुआ है, लेकिन तुमने उस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। तुम तो काफी ज्यादा महान हो। ये सुनकर लुआ कहता है, लेकिन तुम भी तो 1 महीने से यान लोगों के साथ घूम रही हो। और लुआ अपने मन में कहता है, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी ज्यादा अकड़ में बात करने की। मैं इसका मास्टर हूँ, इसलिए इसे मुझसे इज्जत से बात करनी चाहिए। लुओ की बात सुनकर रोगरों काफी ज्यादा शर्मा जाती है और उसे गुस्सा भी बहुत आता है, और वो लुओ के गले पे काट लेती है। ये देखकर लुओ चिल्लाते हुए कहता है, अरे अरे मुझे दर्द हो रहा है, मैं केवल बेसिक लेवल पे हूँ, तुम्हारी गोल्ड लेवल की बाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर रोंगरों कहती है, ये तुम्हारी पनिशमेंट है मुझसे इतने लंबे समय तक दूर रहने की और मेरे बारे में ऐसा सोचने की। फिर रोंगरों अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और अपने और लुओ के आसपास की स्पेस को लॉक कर देती है, जिससे कि कोई भी उनकी बातें ना सुन पाए। फिर रोंगरों कहती है, तो जिन मुझे बताओ कि आखिर तुम मुझे यान लोगों के बारे में क्या बताना चाहते थे। ये सुनकर लुओ कहता है, जब मैं यान लोगों के साथ फाइट कर रहा था तो फाइट करते समय मैंने यान लोगों की बॉडी के ऊपर एक मार्क देखा था, और वो मार्क डीमन कल्ट का है। ये सुनकर रोंगरों कहती है, क्या एक मार्क वो भी डीमन कल्ट का। लुओ कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। जब यान लोग मेरे ऊपर हमला करने के आगे बढ़ रहा था तब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक से बदल गए थे। हालांकि नॉर्मल इंसान तो ये नहीं देख पाएगा, लेकिन क्योंकि मैं उसके साथ फाइट कर रहा था इसलिए मैंने ये चीज नोटिस कर ली। और लुओ अपने मन में कहता है, यान लोग प्लीज मुझे माफ करना कि मैं ये सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर डाल रहा हूँ। तुम तो बस एक मामूली से एनपीसी हो, तुम्हारे जीने मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लुओ की बात सुनकर रोंगरों कहती है, सच कहूँ तो मुझे यान लोगों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन यान लोगों के फादर मेरे वाटर मून क्लैन के हेड हैं, और हम दोनों एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हैं, इसलिए मुझे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है कि यान लोगों ने डीमन कल्ट को ज्वाइन कर लिया था। ये सुनकर लुओ कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम इन डीमन कल्ट्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती हो, लेकिन मेरे बारे में मैंने इन 3 सालों में इन डीमन कल्ट्स के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है, इसलिए मुझे इन डीमन कल्ट्स के बारे में काफी कुछ पता है। ये सुनकर रोंगरों कहती है, तो क्या तुम्हें ये सारी चोटें उन डीमन कल्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते समय ही लगी। ये सुनकर लुओ घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी कि मैं उनके हाथों से बच गया, वरना मैं तो मारा ही जाता। ये सुनकर रोंगरों आगे बढ़ के लुओ के हाथों को पकड़ लेती है और उससे कहती है, मैं रोंगरों आज से ये कसम खाती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। ये सुनकर लुओ कहता है, इसके लिए तुम्हारा थैंक्स रोंगरों, और मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, जिससे मैं भी तुम्हारी सुरक्षा कर सकूं। फिर रोंगरों कहती है, लेकिन यान लुंग तुम मारा जा चुका है, अब तुम्हारी मदद कौन करेगा। ये सुनकर लुओ कहता है, इस बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल यान लोग ही नहीं था जिसने डीमन कल्ट को ज्वाइन किया था, बल्कि कोई और भी इसने डीमन कल्ट को ज्वाइन किया है। मूशु मूशु नाम का वो बंदा, उसने भी डीमन कल्ट को ज्वाइन कर रखा है, इसलिए वो मेरी मदद करेगा। और लुओ मनी मन सोच रहा होता है, मूशु मुझे पता है तू मून वोटर क्लैन में वापस जाने के बाद क्या कहेगा, तू सारा के सारा इल्जाम यान लोगों के ऊपर डाल देगा, जिससे कि तू सबके सामने इंसिडेंट साबित हो जाए। लेकिन अब मेरी इस इन्फॉर्मेशन के बाद से मून वोटर क्लैन के लोग डीमन कल्ट के लोगों के लिए ज्यादा सावधान रहेंगे। फिर लोग वहां से जाते हुए कहती है, मैं मून वोटर क्लैन में वापस जा रही हूँ, मैं वापस जाके अपने फादर को इस सब के बारे में बताऊंगी, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी इस सब के बारे में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सके और हमारे वोटर मून क्लैन में कितने सारे स्पाई छुपे हुए डीमन कल्ट के इस बारे में पता कर सकें। रोडों को जाते हुए देखकर लुओ पीछे से कहता है, बी केयरफुल, तुम्हारे वोटर मून क्लैन के अंदर पहले ही काफी सारे डीमन कल्ट के लोग छुप के रह रहे हैं, इसलिए तुम्हें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। ये सुनकर रोंगरों कहती है, ठीक है मैं समझ गई। फिर वो वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी वो वापस मुड़कर आती है और लुओ के गाल पे किस कर कर कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्र है मेरी इतनी ज्यादा चिंता करने के लिए। फिर रोंगरों वहां से चली जाती है और लुओ भी अपने घर पे वापस आ जाता है, और घर पे वापस आने के बाद भी लुओ ने अपने गाल पे हाथ रख रखा होता है, और लुओ कहता है, तो ऐसा लगता है जब एक लड़की आपको किस करती है। फिर लुओ अपनी स्वॉर्ड को टेबल पर रख देता है और अपने सर को टेबल पर पटक कर अपने मन में सोच रहा होता है, ये काफी ज्यादा डरावना है। जब से मैं इस गेम वर्ल्ड के अंदर आया हूँ, मैं लड़कियों के साथ केवल मीठी मीठी बातें कर रहा हूँ और मैं हर तरफ छुपता फिर रहा हूँ, और मैं कई बार तो पकड़ा भी गया हूँ, और कल तो मैं ऑलमोस्ट मरते मरते बचा। और मुझे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने बस एक दिन में 3 अलग अलग नाटक किए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी बैटल फील्ड में खड़ा हूँ। नहीं, ये उससे भी ज्यादा भयानक था, लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत है, मैं तो अभी और भी ज्यादा बिजी रहने वाला हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं प्यार में पड़ूं और अपना खुद का हैरम बनाऊं। अरे यार ऐसा नहीं हो सकता है, मैं चाहे इस बारे में कितना भी सोच लूं, ये नामुमकिन है। फिर लू अपने जूते को उतार के फेंक देता है और बेड पे चढ़ के बैठ जाता है और कहता है, ये काफी ज्यादा अनोइंग है, अब मुझे तभी अच्छा महसूस होगा जब मैं अपनी पावर को लेवल अप करूंगा। फिर वो अपने सिस्टम को बुलाता है और कहता है, ये काफी ज्यादा जल्दी है, लेकिन सिस्टम मुझे मेरे बैकपैक को दिखाओ, आखिर मैं भी तो देखूं मेरे बैकपैक के अंदर क्या क्या है। फिर लू के बैकपैक के अंदर दिखाते हैं, उसके बैकपैक के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं जो आप खुद ही पढ़ लीजिए, स्क्रीन पे दिख रही है। लू कहता है, मेरे बैकपैक के अंदर तो कुछ भी अच्छा नहीं है, चलो मैं सिस्टम के स्टोर को खोल के देखता हूँ, शायद मुझे वहाँ पर कुछ अच्छा मिल जाए। फिर लू सिस्टम के स्टोर को ओपन करता है, उसे सिस्टम के अंदर एक मिरर जेड मिलता है। उस मिरर जेड को देखकर लू चिल्लाते हुए कहता है, ये तो मिरर जेड है, मेरे गोल्डन एग को हैच करने के लिए मुझे जिन 4 चीजों की जरूरत है उसमें से एक चीज यही है। मैंने
मैंने दोपहर में इसे हासिल करने के लिए इतनी ज्यादा एफर्ट लगाई तो मुझे काफी आसानी से मिल गया। फिर लू अपने रिवॉर्ड को देखने लगता है जो उसे यान लोगों को मारने पे मिले होते हैं। लू को यान लोगों को मारने पे जो रिवॉर्ड मिले होते हैं वो होते हैं एक क्रॉसिंग ब्लेड बुक और एक लॉन्ग स्वॉर्ड। लुओ मन में सोच रहा होता है मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिरर जेड है और मुझे लगता है कि मिरर जेड मुझे सिस्टम ने रैंडमली रिवॉर्ड के तौर पर दे दिया है। लगता है कि मैं सच में काफी ज्यादा लकी हूँ जो मुझे रिवॉर्ड के तौर पर मिल गया। फिर लू अपनी रिवॉर्ड में मिली हुई लॉन्ग स्वॉर्ड पे क्लिक करता है जिससे उसके हाथ में एक पॉपर स्वॉर्ड आ जाती है। लू उस पॉपर स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है आखिरकार मैंने इस पॉपर फ्लाइंग स्टार ब्लेड स्वॉर्ड को भी कलेक्ट कर लिया। लगता है कि मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है। क्या मुझे इससे भी अच्छा कुछ मिल सकता है? और फिलहाल के लिए तो मुझे अभी किसी भी वेपन की जरूरत नहीं है। और बेस्ट लेवल से लेकर गॉड लेवल तक की प्रैक्टिस के लिए पॉपर फ्लाइंग स्टार ब्लेड स्वॉर्ड काफी ज्यादा है। नहीं, ये बहुत ज्यादा है। और अगर मैं इस ब्लेड के अंदर इतनी ज्यादा पावरफुल और रेयर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करूंगा तो काफी सारे एनपीसीज का ध्यान मेरी तरफ ही आएगा और मैं इतने सारे एनपीसीज का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करना नहीं चाहता हूँ। इसलिए मेरे लिए सबसे अच्छी रहेगी कि मैं ट्रेनिंग के लिए एक सिंपल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करूँ। फिल्लू अपने मन में सोचता है इतने लंबे समय से स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने की वजह से मैं तो ये भूल ही गया हूँ कि मैं एक आर्चर हूँ ना कि कोई स्वॉर्ड मैन। फिर हमें लोगों के कैरेक्टर प्रोफाइल को दिखाया जाता है और लोगों के कैरेक्टर प्रोफाइल में काफी कुछ लिखा होता है। मैं बताता हूँ आपको क्या क्या लिखा है। उसने एक 6 स्टार के कैरेक्टर को ऑब्टेन किया है। उसका नाम हमेशा लीडर बोर्ड पे रहता है और उसकी कॉम्बैट स्किल्स एवरेज है। उसने काफी सारे बॉस लेवल के एनपीसीज को डिफीट किया है और लुओ ने अपने वेपन के तौर पे एक स्वॉर्ड को चूज किया होता है क्योंकि स्वॉर्ड एक एंशिएंट वेपन है। फिर हमें लुओ की स्वॉर्ड के बारे में बताया जाता है। लुओ की स्वॉर्ड का नाम होता है द हिडन स्वॉर्ड। और फिर हमें लुओ के स्वॉर्ड को इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में बताया जाता है। लुओ की स्वॉर्ड काफी ज्यादा स्पेशल होती है। उसे किसी स्वॉर्ड की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है बल्कि उसे किसी बो की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली जब लुओ अपनी स्वॉर्ड पे अपनी उंगली से फ्लिक करता है तो उसकी स्वॉर्ड से काफी हाई अमाउंट में साउंड प्रोड्यूस होती है जो सीधा जाकर उसके एनिमी से टकराती है किसी एरो की तरह और उसके एनिमी की बैंड बजा देती है। ऐसा कह सकते हो कि वो उसकी स्वॉर्ड नहीं बल्कि एक बो है। फिर लुओ कहता है मुझे अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड की काफी ज्यादा याद आती है और मुझे लगता है कि मेरी लेजेंडरी स्वॉर्ड इस समय रेयर जे पवेलियन के अंदर रखी गई होगी और उसे अभी भी नॉर्मल स्वॉर्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा होगा क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि उसे स्वॉर्ड की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है बल्कि उसे एक बो की तरह इस्तेमाल किया जाता है एरो को शूट करने के लिए। और कहानी के हिसाब से अभी मुझे मेरी लेजेंडरी स्वॉर्ड मिलने में काफी ज्यादा टाइम है और मैं इस समय का इस्तेमाल करके अपनी पावर को बढ़ा सकता हूँ जिससे कि जब वो मुझे स्वॉर्ड मिले तो मैं उसका इस्तेमाल आसानी से कर पाऊँ। तो वो अपने सिस्टम को देखते हुए कहता है चलो देखते हैं कि सिस्टम की तरफ से मुझे और क्या मिला है। अरे वाह, मुझे 300 मैजिकल स्टोन मिले हैं। फिर हमें इस गेम वर्ल्ड में इस्तेमाल होने वाली करेंसी के बारे में बताया जाता है। इस वर्ल्ड में 4 टाइप की करेंसी इस्तेमाल होती है। पहली होती है कॉपर कॉइन, दूसरी होती है सिल्वर कॉइन, तीसरी होती है गोल्ड कॉइन और चौथा होता है मैजिकल स्टोन। और मैजिकल स्टोन सबसे ज्यादा हाई लेवल की करेंसी होती है। और कॉपर कॉइन और सिल्वर कॉइन को पाने के लिए प्लेयर्स को टास्क कंप्लीट करने होते हैं जिसके बाद उन्हें काफी सारे कॉपर कॉइन और सिल्वर कॉइन मिल जाते हैं और वो उन्हें एक्सचेंज करके गोल्ड कॉइन ले सकते हैं। और 10,000 कॉपर कॉइन की वैल्यू होती है एक सिल्वर कॉइन और 100 सिल्वर कॉइन की वैल्यू होती है एक गोल्ड कॉइन। और अगर आपके पास गेम वर्ल्ड के अंदर पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आपके लिए एनीथिंग इज पॉसिबल है। और इस वर्ल्ड के अंदर मैजिकल स्टोन सबसे ज्यादा रेयर होते हैं क्योंकि मैजिकल स्टोन को बनाने का मेथड काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लोगों सोचते हुए कहते हैं 300 मैजिकल स्टोन किसी भी नॉर्मल बंदे के लिए उसके एक महीने की पगार जितना है। आखिर यहाँ लोगों के पास इतने सारे स्टोन क्या कर रहे थे? आखिर वो 300 मैजिकल स्टोन के साथ करने वाला क्या था? चाहे जो भी हो लेकिन अब ये सारे मेरे हैं। तो अब समय आ गया है मेरी ट्रेनिंग करने का। चलो ये सब हटाओ, मैं ट्रेनिंग करूंगा अपनी। फिल्लू अपनी ट्रेनिंग करने के लिए बैठ जाता है और वो अपने एक्सपीरियंस स्कोर को एक्टिवेट करता है और वो अपने एक्सपीरियंस स्कोर की मदद से अपनी ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। पूरी रात ट्रेनिंग करने के बाद लुओ की पावर 3rd लेवल पर पहुंच गई होती है। लुओ अपने बेड से उठते हुए अपने मन में कहता है पूरी रात ट्रेनिंग करने के बाद मैंने अपनी पावर को 2 लेवल इंक्रीज कर लिया। ये एक्सपीरियंस स्कोर तो सच में काफी ज्यादा कमाल के, इन्होंने मेरी काफी ज्यादा मदद की। फिर लुओ के डोर पे कोई बाहर से नॉक करता है और कहता है मिस्टर जीन, आपको ब्लिच हेड ने मेन हॉल के अंदर इन्वाइट किया है, प्लीज आप मेरे साथ चलिए। ये सुनकर लुओ अपने मन में कहता है क्या ब्लिच हेड ने मुझे बुलाया, लेकिन क्यों? फिर लुओ उस नौकरानी के साथ निकल जाता है और रास्ते में जाते समय लुओ अपने मन में कहता है आज से पहले मुझे कोई भी कुछ भी नहीं समझता था, लेकिन कल अपनी पावर दिखाने के बाद अब मेरे पास अपना एक खुद का पर्सनल नौकर है। ये होती है पावर। चाहे दुनिया कोई भी हो, पावर की हर जगह रिस्पेक्ट होती है। अगर आपके पास पावर है तो आपके पास सब कुछ है। और लुओ जब मेन हॉल की तरफ जा रहा होता है तो उसकी नजर आंगन में पड़ती है और आंगन में उसे फू मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हुए देती है। फिर लू हमें फू के बारे में बताता है। लू बताता है जब फू के पास कोई भी काम नहीं होता है तो फू आंगन में आके अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करती है और वो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते समय प्लेयर्स की तरफ से डेली टास्क का भी इंतजार करती है। और अगर मैं मार्शल आर्ट का कंपैरिजन करूं गॉड हुड रोड से तो मार्शल आर्ट में प्रसिद्धि हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर आप किसी गॉड हुड के डिसाइपल हैं तो आपको प्रसिद्धि काफी आसानी से मिल जाएगी। और किसी गॉड हुड का डिसाइपल बनने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन चेक की जाती है और आपके ओरिजिन को भी चेक किया जाता है और कहीं ना कहीं कुछ हद तक इसमें आपका लक का भी साथ होता है। और अगर मैं मार्शल आर्ट की बात करूं तो मार्शल आर्ट एक ऐसी बैटल है जो कभी भी खत्म नहीं होती है। आपको आपकी पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप एक दिन भी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप बाकी लोगों से काफी ज्यादा पीछे ले जाएंगे, फिर आपको काफी ज्यादा पछतावा होगा।
हालांकि फू को एक बार चांस मिला था गॉड रोड का डिसाइपल बनने के लिए, लेकिन फू ने अपनी फैमिली की वजह से उस चांस को गवा दिया। लू मन में सोच रहा होता है एक बार मैं ब्लिच हेड के साथ मीटिंग को खत्म कर दूं, फिर मैं टाइगर टीथ माउंटेन पे जाऊंगा अपनी मंकी वाइन को वापस लेने के लिए। फिर हमें मंकी वाइन के बारे में बताया जाता है मंकी वाइन एक लेवल 10 का ट्रेजर होता है और इस वाइन को पीने से आपकी फिजिक, स्ट्रेंथ और हेल्थ तीनों इंप्रूव होती है। फिर लू मेन रोड के अंदर पहुंच जाता है। लू को देखकर ब्लिच हेड उससे बैठने के लिए कहते हैं। लू एक कुर्सी पे बैठ जाता है और एक नौकरानी आके उसे चाय देती है। फिर मास्टर को नौकरानियों को देखते हुए कहते हैं यहाँ से जाओ। ये सुनकर वो नौकरानी वहां से चली जाती है। फिर मास्टर को लू से कहते हैं मैं जानता हूँ कि यानियन काफी ज्यादा घमंडी और काफी ज्यादा जिद्दी है, मेरी बीबी ने उसे काफी ज्यादा बिगाड़ दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ सकते हैं और आप उसकी नादानियों को इग्नोर कर देंगे। ये सुनकर लू अपने मन में कहता है अरे यार मुझे लगा था कि हिंदी मूवी के फादर्स की तरह मुझसे कहेगा $1 मिलियन लो और मेरी बेटी को अकेला छोड़कर चले जाओ, और मैं तो $1 मिलियन लेने के बाद उसकी बेटी को अकेला छोड़ के चला भी जाता। लेकिन इसकी बातों को सुन के ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने मुझे अपनी बेटी के टीचर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है। ये सोचने के बाद लू कहता है मास्टर गू आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, यानी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो आपको और खुद को प्रोटेक्ट करना चाहती है। यानी एक जवान और काफी ज्यादा समझदार लड़की है, उसे पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। फिर मास्टर को कहते हैं लेकिन अगर मेरे चुईयांग विलेज पे कभी कोई मुसीबत आती है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बेटी को अपने साथ लेकर चुईयांग विलेज को छोड़कर चले जाएंगे। ये सुनकर लू कहता है मास्टर गु आखिर आपके कहने का मतलब क्या है, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? ये सुनकर मास्टर गु कहते हैं मिस्टर जिन आपको तो याद ही होगा आपने वाटर मून क्लेन की तरफ से आई मैरिज के प्रपोजल को कैंसिल करवा दिया। ये सुनकर लू कहता है वो अच्छा मैं समझ गया, आप उस वाटर मून क्लेन की चिंता कर रहे हैं। मैं वाटर मून क्लेन के लोगों के मोटिव जानता हूँ, वो आपकी बेटी के साथ अपने डिसाइपल की शादी करवा के आपकी गु ब्लड लाइन को हासिल करना चाहते हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना? आप इस बारे में बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं यान का टीचर हूँ और मेरे रहते ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। मेरे रहते यान को कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। जब तक मैं यान का टीचर हूँ तब तक मैं यान को कुछ भी नहीं होने दूंगा, और चाहे ऐसे कितने भी शादी के प्रपोजल आ जाए मैं उन सबको रिजेक्ट कर दूंगा। ये सुनकर मास्टर बू कहते हैं बस इतना ही? बू कहता है हाँ बस इतना ही। फिर मास्टर बू लू के सामने झुकते हुए कहते हैं मिस्टर जिन क्या मुझे काफी नीची नजर से देखते हैं? अगर मैं अपनी बेटी को भी नहीं समझ पाऊंगा तो फिर आखिर मुझे एक फादर खिलाने का क्या हक है? मास्टर गू को अपने सामने झुकते हुए देखकर लू उनके पास जाकर उन्हें उठाते हुए कहता है मास्टर गू प्लीज ऐसा मत करिए, अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो आप बस मुझसे कहिए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। मास्टर गू कहते हैं मुझे पता है कि मून वाटर क्लेन काफी ज्यादा पावरफुल क्लेन है, लेकिन मेरे भी काफी सारे पावरफुल क्लेन के साथ काफी अच्छे संबंध है। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं उन सारे पावरफुल क्लेन से मदद मांगूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि वो सारे पावरफुल क्लेन मेरी मदद करेंगे। लेकिन मुझे इस बात का डर है कि मैं ऐसा कर नहीं सकता हूँ। मिस्टर जिन क्या आपको पता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ? लू कहता है डीमन कल्ट्स की वजह से। आपको लग रहा होगा कि बाकी क्लियरेंस के अंदर भी डीमन कल्ट के स्पाई छुपे होंगे, इसलिए आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना? ये सुनकर मास्टर गो चिल्लाती हुई कहते हैं क्या आपको इस बारे में पहले से ही पता है? ये सुनकर लू अपने मन में कहता है मुझे पता है मास्टर गो, आप जैसे दिखते हैं आप वैसे बिल्कुल भी नहीं है। फिर लू कहता है सच कहूँ तो मैं यहाँ पर केवल यान की मदद करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि डीमन कल्ट के साथ मेरा भी कुछ पर्सनल मैटर है जिसे मैं सेटल करना चाहता हूँ। हालांकि अभी मुझे इस बारे में पता नहीं है कि डीमन कल्ट के लोग चुयांग विलेज को क्यों टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अगर वो चुयांग विलेज पे हमला करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी जरूर मदद करूंगा उनसे फाइट करने में। और लू अपने मन में कहता है मैं और फाइट करूंगा वो भी तुम्हारे लिए अजी कद्दू मेरा। मैं तो ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो डीमन कट करो यानियन के पीछे पड़े। अगर यहाँ पे बात यानियन की नहीं होती तो मैं तुम्हारे गाँव को काफी लंबे समय पहले ही छोड़ के चला गया होता, और हाँ मैं ये रोगों की वजह से भी कर रहा हूँ। मास्टर को कहते हैं मैंने आपके बारे में गलत नहीं सोचा था, मैंने जैसा आपके बारे में सोचा था बिल्कुल वैसे ही आप काफी अच्छे इंसान है, और शायद यही रीजन रहा होगा कि आपने रोगों को इस शादी को पोस्टपोन करने के लिए मना लिया। लूगो कहता है डीमन कल्ट के काफी सारे स्पाई पहले ही मून वाटर क्लेन के अंदर फैल चुके हैं, इसलिए मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। और मैंने ऐसा इसलिए भी किया ताकि मैं मून वाटर क्लेन के अंदर से डीमन कल्ट के सारे स्पाई को खत्म कर सकूं। ये बात सच है कि मैं चुयांग विलेज की मदद करना चाहता हूं, लेकिन इस मदद के बदले में मून वाटर क्लेन को अपना दुश्मन बनाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मून वाटर क्लेन एक काफी ज्यादा पावरफुल क्लेन है, और इसी वजह से मैंने यान लोगों को जान से मार दिया क्योंकि यान लोग डीमन कल्ट का स्पाई था। ये सुनकर मास्टर हैरानी से कहते हैं क्या यान लोग डीमन कल्ट का स्पाई था? लू कहता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, वो डीमन कल्ट के लिए काम करता था। मास्टर कहते हैं तो यान लोग डीमन कल्ट का स्पाई है, इसका मतलब उसके साथ आया हुआ उसका जूनियर मूशु वो भी शायद एक डीमन कल्ट का स्पाई होगा। ये सुनकर लू अपने मन में कहता है मुझे लगा नहीं था कि मास्टर इतने ज्यादा स्मार्ट होंगे, उन्होंने काफी जल्दी सारी चीजों को समझ लिया। फिर मास्टर को कहते हैं मैं समझ गया, यान लू डीमन कल्ट का स्पाई है, इसका मतलब उसके साथ आया हुआ उसका जूनियर भी एक डीमन कल्ट का स्पाई होगा, ये तो कॉमन सी बात है। और सच कहूँ तो जब यान लू यहाँ पर आया था तो वो काफी ज्यादा घमंडी और एरोगेंट बर्ताव कर रहा था, और अगर मैं इन सारी चीजों को जोड़ के देखूँ तो यान लू पे पूरा पूरा शक जाता है कि वो डीमन कल्ट का स्पाई हो सकता है, और वो डीमन कल्ट के लिए मून वाटर क्लेन के अंदर काफी अच्छे से स्पाई कर सकता है क्योंकि उसके डैड मून वाटर क्लेन के हेड हैं। लू अपने मन में कहता है मुझे लगा नहीं था कि मास्टर को इतने ज्यादा स्मार्ट होंगे, मैं इनकी सोच की दाद देता हूँ, इन्होंने सारी चीजों को काफी जल्दी समझ लिया। फिर वो कहता है मैं डीमन कल्ट के 2 तरीकों के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ,
और मैं इन डीमन कल्ट के स्पाइस को पकड़कर इन सबकी मेमोरीज को खत्म करना चाहता हूँ। ये सुनकर मस्ट डू कहते हैं ये इतना आसान नहीं है। मैंने इन डीमन कल्ट्स के बारे में भी थोड़ा पता किया, जिससे मुझे पता चला है डीमन कल्ट के लोग जल्दी इस काम को पूरा करने के लिए इस बार अपने हाई रप्स को भेजने वाले हैं। और अगर डीमन कल्ट के लोग सच में अपने हाई रप्स को यहाँ पर इस काम को पूरा करने के लिए भेजते हैं और अगर इस गांव में कुछ भी होता है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप ईएनएन को अपने साथ लेकर इस गांव को छोड़ के चले जाना। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। मुझे अपनी बेटी ईएनएन की पसंद पे पूरा भरोसा है। अगर मेरी बेटी ने आपको पसंद किया है तो कुछ सोचकर ही पसंद किया होगा, इसलिए मुझे आप पे पूरा भरोसा है और मैं अपनी बेटी को पूरी जिंदगी आपके भरोसे छोड़ सकता हूँ। ये सुनकर लू अपने मन में कहता है मास्टर गू को देख के लग रहा है कि उन्होंने अपना फैसला कर लिया है और वो इससे पीछे नहीं हटने वाले। और मास्टर गू यानन को मेरे साथ इसलिए भेजना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी गू फैमिली की गू ब्लडलाइन को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि अगर गू ब्लडलाइन खत्म होगी तो कोई भी शूबू सीक्रेट को नहीं जान पाएगा, क्योंकि शूबू सीक्रेट को जानने के लिए आपको गू ब्लडलाइन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास गू ब्लडलाइन नहीं तो आप शूबू सीक्रेट को कभी नहीं जान पाएंगे। और शूबू सीक्रेट इस विलेज का सबसे बड़ा सीक्रेट है, इसके बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर डीमन कल्ट के लोगों ने अपने हायर अप्स को अचानक से क्यों भेज दिया। जहाँ तक मुझे याद है रियल स्टोरी में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर आखिर ये सब इतना ज्यादा गलत क्यों हो रहा है? रियल स्टोरी के हिसाब से कुछ भी क्यों नहीं हो रहा है? आखिर चक्कर क्या है? ये स्टोरी चेंज हो गई है क्या? क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने काफी सारी चीजों को स्टोरी के अंदर बिगाड़ दिया है? शिट, अगर स्टोरी के हिसाब से नहीं चली तो फिर मैं क्या करूंगा? इस तरह से तो मैं काफी बड़े खतरे में पड़ जाऊंगा, क्योंकि मैं तो इस वर्ल्ड में स्टोरी के दम पर ही जिंदा हूँ। अगर स्टोरी के हिसाब से नहीं चली तो फिर तो मैं इस वर्ल्ड के अंदर काफी जल्दी मारा जाऊंगा। जो भी हो, मैं एक प्रो प्लेयर हूँ और मैंने इस पूरे वर्ल्ड को देख रखा है। मैं अपने ओरिजिनल वर्ल्ड से भी ज्यादा अच्छी तरह से इस वर्ल्ड को जानता हूँ, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। और अभी के लिए मैं टाइगर तीथ माउंटेन पे जा रहा हूँ, जिससे कि मैं वहां से अपनी मंकी वैन को वापस ला सकूं। और मैं देखता हूँ कि शायद मुझे टाइगर तीथ माउंटेन पे कुछ यूजफुल मिल जाए जो मेरे काम आ जाए। और लू टाइगर तीथ माउंटेन के लिए निकल जाता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। लू टाइगर तीथ माउंटेन पे पहुंच जाता है और कहता है जहां तक मुझे याद है मैंने टाइगर तीथ माउंटेन पे अपनी मंकी वैन को क्रिक टाउन के ईस्ट में एक पेड़ है उसके पास छुपाया था। चलो देखते हैं कि आखिर वो पेड़ कहाँ पर है। फिर लू टाइगर तीथ माउंटेन पे देखने लगता है बंदर है, पहाड़ है और एक पेड़। हाँ मिल गया, यही वो पेड़ है। फिर लू उस पेड़ के पास जाता है, लेकिन लू जैसे उस पेड़ के पास जाता है कोई चीज उस पेड़ के पास आकर चिरिप चिरिप करने लगती है। ये देखकर लू उस पेड़ से दूर हट जाता है और लू उस चीज को देखकर हैरान हो जाता है और अपने फेरी बिंड ब्लेड का इस्तेमाल करके उस चीज के ऊपर हमला करता है, जिससे उस चीज के ऊपर एक कट आ जाता है। ये देखकर लू कहता है ओ ये तो एक साइकिक मंकी है। फिर हमें उस साइकिक मंकी को दिखाया जाता है, यानी उस बंदर को वो एक पेड़ के ऊपर बैठा होता है और लू की कट की वजह से उस बंदर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। ये देखकर लू अपने मन में कहता है क्या मैं एक बंदर को भी नहीं हरा सकता हूँ? ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता है। 10 माइल स्मोक, और वो अपनी स्वॉर्ड के अंदर से काफी सारा स्मोक रिलीज करता है, जो स्मोक उस बंदर को चारों तरफ से कवर कर लेता है। अपने आसपास इतना सारा स्मोक देखकर वो बंदर काफी डरा हो जाता है और स्मोक का फायदा उठा के लू उस बंदर के ऊपर हमला करता है और उस बंदर के एक हाथ को काट देता है। ये देखकर वो बंदर जोर जोर से चिरप चिरप चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है। उस बंदर को वहां से भागते हुए देखकर लू अपने मन में कहता है ओ तो यहाँ से ये भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में वो बंदर वहां से भागा नहीं होता है, बल्कि वो अपने साथियों को बुलाने के लिए गया होता है। और कुछ ही देर बाद पूरी बंदरों की टोली आ जाती है। ये देखकर लू काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है अरे नहीं यार, ये तो पूरी बंदरों की टोली आ गई, लगता है कि मुझे अब यहाँ से भागना पड़ेगा। ठीक है तुम लोग जीत गए, मैं हार गया, अब मुझे जाने दो। और लू वहां से भागने लगता है और लू भागते भागते उन बंदरों के झुंड से काफी ज्यादा दूर आ जाता है और एक पत्थर के पीछे छुप कर कहता है लगता है कि मेरा उन बंदरों से पीछा छूट गया। उन बंदरों ने तो भाग भाग के मेरी हालत खराब कर दी। जो भी हो, वैसे भी मैं इस जंगल में खो चुका हूँ, मुझे पता नहीं आखिर मैं कहाँ पर हूँ। और लू मन में सोच रहा होता है क्या बकवास है, क्या मैं इस जंगल में सच में खो गया हूँ? क्या मैं इस जंगल में खोने की वजह से मरने वाला हूँ? अगर मैं इस जंगल में खोने की वजह से मरता हूँ तो इससे बड़ा मजाक और कोई मजाक नहीं होगा। फिर लू उस जंगल में चलते चलते एक जगह पे आ जाता है जहाँ पर एक पानी का पॉन्ड होता है। ये देख कर लू कहते हैं अब ये क्या है। फिर लू दूसरी तरफ देखता है, उस तरफ एक पत्थर के ऊपर कुछ लिखा होता है। उस पत्थर के ऊपर लिखा होता है चाइनीज ड्रैगन पॉन्ड। लू वो कहता है तो ये चाइनीज ड्रैगन पॉन्ड है। पता नहीं क्यों ये जगह काफी ज्यादा जानी पहचानी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पानी के नीचे किसी ड्रैगन को सील किया होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने इस पानी से किसी इविल फोर्स को सील किया हो। जो भी हो, बिना किसी रिस्क के कुछ भी हासिल नहीं होता है, इसलिए मुझे इस पानी नीचे जाके देखना तो पड़ेगा ही कि आखिर इस पानी नीचे है क्या। मैं पानी नीचे जाने के बाद किसी भी चीज को टच नहीं करूंगा और बस देखकर वापस आ जाऊंगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। फिर लू अपनी बॉडी के ऊपर वाटर रिपेलिंग चार्म का इस्तेमाल करता है और इस चार्म की मदद से लू की बॉडी के आसपास पानी नहीं आएगा, जिसकी मदद से वो आसानी से पानी में सांस ले पाएगा। फिर लू उस पॉन्ड के अंदर कूद जाता है और लू जैसे उस पॉन्ड के नीचे आता है उसे पानी के नीचे काफी सारी बड़ी बड़ी जंजीरें दिखाई देती हैं। उन जंजीरों को देखकर लू अपने मन में कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, इस पॉन्ड के नीचे जरूर किसी बड़े सांप को सील किया गया है। पता नहीं वो ड्रैगन कितना ज्यादा पावरफुल और बड़ा होगा जिसको इतनी बड़ी बड़ी जंजीरों से बांधा गया। और पता नहीं क्यों इन जंजीरों के ऊपर लिखी हुई रूइंस मुझे काफी ज्यादा जानी पहचानी लग रही हैं। ओ हाँ, मुझे याद है जब मैं गेम खेला करता था तब मैंने इन रूइंस को देखा था। फिर लू उन जंजीरों के ऊपर लिखी हुई रूइंस को पढ़ने लगता है। उन रूइंस में कुछ खास नहीं लिखा होता है, उनमें बस यही लिखा होता है यहाँ पर कोई लो लेवल का या कोई न्यू भी नहीं आ सकता है। अगर वो यहाँ पर आए तो वो तुरंत मारे जाएंगे, बल्कि यहाँ पर तो लेवल 50 का प्रो प्लेयर भी आने से पहले 100 बार सोचता है। और इसी तरह की कुछ और बातें लिखी होती है जो किसी काम की नहीं।
फिर लू उन जंजीरों को देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मेरा काम हो गया, मैंने देख लिया कि आखिर स्पॉन के नीचे क्या है, लगता है कि अब मुझे स्पॉन से निकल जाना चाहिए और स्पॉन से बाहर जाने के बाद मुझे उन बंदरों के झुंड को ढूंढना चाहिए ताकि मैं उनसे अपना बदला ले सकूं। फिर लू जैसे स्पॉन से बाहर जाने लगता है, लू की बॉडी के आसपास काफी सारा ब्लड आ जाता है। ये देख कर लू अपने मन में कहता है, ये तो फ्रीजिंग मंकीज का ब्लड है, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एक मिनट रुको, कहीं ये। फिर लू घबराते हुए पीछे की तरफ मुड़ता है और उसके पीछे एक बड़ा सा ड्रैगन होता है जो बिल्कुल उसके मुंह के सामने होता है। अपने सामने इतने बड़े ड्रैगन को देखकर लू काफी ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, तो ये है वो बड़ा सा सांप जिसे इतनी बड़ी जंजीरों से सील किया गया है। लू कहता है, ऐसा लगता है कि इस ड्रैगन को एंशिएंट टाइम में सील किया गया था और समय के साथ साथ इसकी सील कमजोर हो गई है और मुझे लगता है कि फ्रीजिंग मंकीज के ब्लड की वजह से इस ड्रैगन की सील ट्रिगर हो गई होगी, जिसकी वजह से ये ड्रैगन सील से आजाद हो गया। और वो ड्रैगन बस लू को घूर घूर के देख रहा होता है। ये देखकर लू अपने मन में कहता है, क्या हुआ ब्रो, कुछ तो कहो, क्या तुम मुझे बस घूर घूर कर देखते रहोगे, क्या तुम बोल नहीं सकते हो? नहीं, वो ड्रैगन बोल सकता है और वो ड्रैगन बोलता भी है। वो ड्रैगन बोलता है, इंसान तुम तो काफी ज्यादा स्पेशल हो। ये सुनकर लू काफी ज्यादा घबरा जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू और अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।